नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन, अनुभवी राजनेता के खोने से राष्ट्र में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया और कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 76.61% हुई। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। उन्होंने आज शाम नई दिल्ली के सेना अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। भारत रत्न से सम्मानित 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी की हालत फेफड़े के संक्रमण के कारण कल ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने के कारण उनका ऑपरेशन किया गया था। श्री मुखर्जी ने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त, रक्षा, विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। श्री मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। वो 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। श्री मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के नेता के रूप में भी काम किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि श्री मुखर्जी ने एक संत की भावना से देश की भरपूर सेवा की। श्री कोविंद ने कहा कि भारत रत्न श्री मुखर्जी के 5 दशक के राजनीतिक सफर में परंपरा और आधुनिकता का सम्मिश्रण दिखा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक संदेश में कहा है कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक कुशल राजनेता खो दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मुखर्जी ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण से देश को सर्वोच्च संवैधानिक स्थिति में पहुंचाया। श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि श्री मुखर्जी ने अपनी लंबी और सम्मानजनक सार्वजनिक सेवा के दौरान अपने हर पद को सुशोभित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्र के विकास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि वे एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों द्वारा सम्मान मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने दशकों के राजनीतिक सफर में श्री मुखर्जी ने प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक उत्कृष्ट सांसद होने के साथ ही बेहद मुखर और हंसमुख नेता थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह खोल दिया था। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। केंद्र सरकार ने आज कहा कि कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी है और अब ये 76.61% हो गई है। देश में अब ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो गई है। रोकथाम के लिए लगातार प्रयासों और समय पर उठाए गए कदमों से पिछले 24 घंटों में 60,868 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अब तक कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 27,74,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 8 दिन में 5 लाख लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 8,46,000 से अधिक परीक्षण किए गए। अब तक 4 करोड़ 23 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस समय कुल 1,587 प्रयोगशालाओं में जांच हो रही है। इनमें से 1,004 सरकारी और 583 निजी प्रयोगशालाएं हैं। राजस्थान में कोविड से स्वस्थ होने की दर
81% हो गई है। राज्य में आज 645 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 80,872 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि स्वस्थ होने की दर बढ़ी है, जबकि संक्रमित की संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले में कम हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में मृत्यु दर 1.29% हो गई है। सक्रिय मामलों की दृष्टि से राजधानी जयपुर पहले नंबर पर है, जहां 3,918 सक्रिय मामले हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना रोगियों की मृत्यु दर 2.58% है। इस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद प्रदेश के कुछ अन्य विधायक भी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए विधायकों में कांग्रेस विधायक रमेश मीणा, भाजपा विधायक हमीर सिंह तथा चंद्रभान सिंह आक्या शामिल हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास और रमेश मीणा जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी सांसदों और विधायकों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। राज्य सरकार ने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं देने का निर्णय किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तमिलनाडु सरकार ने सितंबर में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया है। राज्य सरकार ने अनलॉक के चौथे चरण के तहत ये आदेश जारी किए हैं। इस बीच तमिलनाडु में आज संक्रमण के 5,956 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 4,28,000 से अधिक हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नए आदेश के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पार्कों में प्रवेश बंद रहेगा। धार्मिक स्थलों को केवल शाम के 8 बजे तक खोलने को कहा गया है। साथ ही उन्हें निश्चित समय सीमा में व्यक्तियों की मान्य सीमित संख्या रखने को कहा गया है। होटलों में केवल उन लोगों को आने की छूट होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण न हो। शॉपिंग मॉल में लोगों को 6 फुट की सुरक्षित दूरी का पालन करना होगा। सरकारी और निजी कार्यालयों में नियमों का पालन करते हुए लोग पूरी संख्या में काम कर सकते हैं। अंतर जिला बस सेवा बंद रहेगी, लेकिन जिले में बसों का संचालन जारी रहेगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,358 नए मरीजों का पता चला। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित लोगों की संख्या 1,74,700 से अधिक हो गई है। अब तक 1,55,678 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,507 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 18 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 4,444 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय किया है। इन 4 राज्यों में कोविड के मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है और उनमें से कुछ में मृत्यु दर का प्रतिशत भी बढ़ा है। ये दल कोरोना के पॉजिटिव मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेंगे। ये दल कोरोना का समय पर निदान से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रत्येक दल में एक महामारी विशेषज्ञ और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। कर्नाटक में अब तक कोविड-19 के कुल 3,35,928 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 2,42,229 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 72.1% है। राज्य सरकार के अनुसार कल तक प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 88,091 थी। प्रदेश में कोविड के कारण 5,589 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही इसकी दर 1.7% हो गई है। पिछले 7 दिन में राज्य में कोविड के कुल 52,262 नए मामले सामने आए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के नियमित संचालन पर लगी रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। आज जारी परिपत्र में DGCA ने कहा कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर ये रोक लागू नहीं होगी। हालांकि चुनिंदा हवाई मार्गों पर पहले से ही स्वीकृत की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रहेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800 115767 पर सवाल पूछ सकते हैं।
श्रोता 01123314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। देश भर में 23,000 से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर JL मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के 6 मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है। डॉक्टर मीणा ने बताया कि अस्पतालों की रैंकिंग से लाभार्थियों को पैनल में शामिल अस्पतालों में जाने के बारे में जानकारी मिलेगी। आम लोगों को सबसे बड़ा जो फायदा होगा, एक तो ये होगा कि उसे पता लगेगा कि हॉस्पिटल किस ग्रेड में। अगर हॉस्पिटल 5 स्टार है, मीन्स ये वेल क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर एफिशिएंसी है, डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिल रही है। तो वो बड़ा इजीली, जहाँ पे भी लाइफ सेविंग की जब बात होगी तो सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहेगा कि जहाँ पर 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज उसको मिल जाएगी, वहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन, एक अनुभवी राजनेता के खोने से देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया और कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 76.61% हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में कोरोना के बाद आर्थिक सुधार की राह पर लौट रहा है। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि इस महामारी ने सभी को डिजिटल रूप से जोड़ा है, जिससे वस्तुओं की खरीद फरोख्त बढ़ी है और इसका महत्व भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे साझेदार बनाए हैं जिन पर संकट के समय भरोसा किया जा सकता है। लखनऊ मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने के लिए टोकन जारी किए जाएंगे और सभी टोकन यूवी प्रणाली से सैनिटाइज किए जाएंगे। इधर दिल्ली में मेट्रो में फिलहाल टोकन के जरिए यात्रा नहीं की जा सकेगी, केवल स्मार्ट कार्ड मान्य होगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कुमार केशव ने कहा कि मेट्रो में बैठने के लिए विशेष व्यवस्था होगी और प्लेटफॉर्म और टिकट खिड़कियों पर पीले घेरे चिन्हित होंगे, उचित सामाजिक दूरी बनाई जा सके। उन्होंने बताया कि सभी ट्रेनों और स्टेशनों के परिसरों को रात के समय में साफ किया जाएगा, जबकि दिन के समय में भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कुमार केशव ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों का पूरा बेड़ा पहले दिन से ही पटरी पर आ जाएगा और यात्रियों को ट्रेन के लिए किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। प्लेटफॉर्म पर सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था होगी और यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि यात्रियों के बीच परस्पर उचित दूरी बनी रह सके। हैंड सैनिटाइजर हमारे गेट्स पे हैं, हमारे स्टाफ हैं, लोगों को सैनिटाइज करेंगे, उनका टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर उनके मोबाइल ऐप में आरोग्य सेतु है तो उसका स्टेटस चेक करेंगे। अगर वो ग्रीन के अलावा कुछ भी और है तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ना ट्रैवल करें। किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ना ट्रैवल करें। ये सब प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। और जो हैंड सैनिटाइजर जो बॉटल्स में है, इक्विपमेंट्स में है, वो हमारे टिकटिंग गेट्स के पास है, हमारे AFC गेट्स के पास है, जहां से हम एंटर करते हैं। असम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड SEBA ने कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। बोर्ड के अध्यक्ष रमेश चंद्र जैन ने बताया कि यह निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए लिया गया है। श्री जैन ने कहा कि हालांकि यह निर्णय केवल इसी शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगा। इससे पहले असम की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए इसी प्रकार का निर्णय लिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आज बेल्लारी में विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर
देश को समर्पित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इस अस्पताल में आपातकालीन और ट्रॉमा, न्यूरोसर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स विभाग हैं। इनमें 6 ऑपरेशन वाले, 6 सुपर स्पेशलिटी बेड सहित 8 ऑपरेशन थिएटर हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर कर्नाटक के दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बेंगलुरु तक जाने की नौबत नहीं होगी। उन्होंने केंद्र मंत्री से मांग की है कि ऐसा एक ट्रॉमा केयर सेंटर गुलबर्गा में भी मंजूर हो। मेडिकल एजुकेशन मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने कहा है कि कर्नाटक के उत्तर जिलों के लोगों के लिए ये अस्पताल मददगार साबित होगा। उन्होंने केंद्र मंत्री को जानकारी दी है कि अगले साल तक राज्य के 4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजेस बनकर तैयार हो जाएंगे। आज उद्घाटन किए गए बल्लारी ट्रॉमा केयर अस्पताल में 72 आईसीयू के बिस्तर, 20 वेंटिलेटर, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे की सुविधा है। इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कर्नाटक में एक नया एम्स बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ समझ गयी, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 22 से 24% है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के मद्देनजर सरकार 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित कर रही है और कुशल मानव संसाधन के लिए मौजूदा 18 केंद्रों को विकसित कर रही है। श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी केंद्रों को ऋण प्रदान करने के बारे में विचार कर रही है ताकि वे स्थानीय उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई मशीनरी और नई तकनीक खरीद सकें। उन्होंने राज्य सरकारों से इन केंद्रों के लिए भूमि और अन्य सहायता प्रदान करने की अपील की। श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि मौजूदा पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों के बुनियादी ढांचे का उपयोग युवाओं की कुशलता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की और राज्य में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के बारे में विचार विमर्श किया। अरुणाचल प्रदेश 2023 तक राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 100% पूरा करने की योजना बना रहा है। श्री शेखावत ने मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं के पुनर्निर्धारण और संवर्धन पर जोर दिया। वर्तमान में 2,17,000 परिवारों में से केवल 43,244 परिवारों में ही नल कनेक्शन है।
श्री शेखावत ने इस दिशा में एक अभियान के रूप में काम करने का आग्रह किया ताकि समाज के गरीब और हाशिए पर रहने वाले बाकी परिवारों को जल्द से जल्द नल कनेक्शन दिए जा सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में इस अभियान के शीघ्र कार्यान्वयन का भरोसा दिलाया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना के फैसले से भर्ती प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि इससे गांव और शहर दोनों जगह के लोगों को भर्ती का समान अवसर प्राप्त होगा। आज वेबिनार में उद्योग जगत, सरकारी क्षेत्र और शिक्षाविदों ने एनआरए की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विचार विमर्श किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने बेहतर भर्ती प्रक्रिया और इस क्षेत्र में बेहतर तौर तरीकों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे सुशासन ही नहीं बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर सुधार होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में व्यापार क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए तौर तरीकों तथा साधनों का पता लगाने के लिए उपराज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जम्मू कश्मीर में व्यापार पुनरुद्धार के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उद्योगपतियों, पर्यटन क्षेत्र, छोटे उद्यमियों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श किया गया ताकि व्यापक रूपरेखा तैयार की जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल उत्तर प्रदेश में 11 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दादी बैठ। दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है। परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र में भाजपा नेता आशीष शेलार ने मुंबई में जेईई और नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को उपनगरीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। कल से शुरू होने वाली परीक्षा में राज्य के 3 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हो रहे हैं, जिनमें अधिकतर छात्र मुंबई महानगर से हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में राज्य के भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा, उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है, जिन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार उनके पास प्रस्ताव लेके आती है तो उन्होंने इस मामले पर सकारात्मक कदम उठाने की अपनी इच्छा जाहिर की है। इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वे केंद्रीय रेल मंत्रालय से संपर्क करे ताकि वैध एडमिट कार्ड के आधार पर जेईई और एनईईटी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को मुंबई के उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि इससे मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 50,000 से अधिक छात्र परीक्षा के लिए सुरक्षित तरीके से और समय पर पहुंच पाएंगे। वर्तमान में केवल आवश्यक सेवा के कुछ ट्रेनों के कर्मचारियों को स्थानीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए मुफ्त यात्रा व्यवस्था करने की घोषणा की है। विद्यार्थियों को ब्लॉक या जिला मुख्यालयों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा का प्रबंध किया गया है। जो विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे टेलीफोन नंबर 181 पर कॉल कर या राज्य सरकार के पोर्टल mapit.gov.in/covid19 पर लॉगिन करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट 13 सितंबर को आयोजित की जा रही है। गुजरात में पिछले 2 दिन से राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बोटाद जिले में कल बाढ़ से 2 लोग डूब गए और 2 अन्य लापता हो गए। राज्य के मुख्य सचिव अनिल मुकीम ने आज गांधीनगर में एक बैठक में राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बाढ़ग्रस्त जिलों में एनडीआरएफ के 13 और एसडीआरएफ के 2 दल तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ द्वारा भरूच जिले में 20 लोगों को और अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और वडोदरा जिले में 57 लोगों को बाढ़ के पानी से बचा लिया गया है। आज शाम समीक्षा बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव श्री अनिल मुकीम ने कहा कि राज्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति नियंत्रण में है और अगले 2 दिनों में बारिश में कमी आने की संभावना है। बाढ़ से जहां बिजली चली गई थी, ऐसे 30 गांवों में बिजली की आपूर्ति पुनः बहाल करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 जबकि अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा तथा दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 12 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 15 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 839 अंक लुढ़ककर 38,628 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 260 अंक फिसलकर 11,388 पर आ गया। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रह्मण्यम ने कहा है कि देश में इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कमी मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के कारण आई है। उन्होंने कहा कि ऐसा होना अपेक्षित था और आने वाली तिमाहियों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। मिजोरम में विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र में सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ललरिनलियाना सेलो ने कहा है कि 3 दिवसीय इस सत्र का समापन बृहस्पतिवार को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए धन शोधन निवारक अधिनियम के अंतर्गत आरोपित व्यक्तियों से दान प्राप्त करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ये दान सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि कागज तैयार करने वाली एक कंपनी नवीराज स्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसका वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कोई कारोबार नहीं था, करीब 48 लाख रुपए फाउंडेशन को दान किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन। अनुभवी राजनेता के खोने से देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर 4 राज्यों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया। और कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 76.61% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।